सब अपना चश्मा हटवाना चाहते हैं पर बहुत कंफ्यूज्ड है। अब मार्केट में आए दिन कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, हर दिन आप एक नया नाम सुनते हैं और सब सुन के आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनमें से सबसे बेस्ट आपके लिए कौन सी है। जैसे कि ICL हो गई, कॉन्टूरा विजन, सिल्क, स्माइल, आप कौन सी सर्जरी करवाएं। आपके इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए आज हम आए हैं सेंटर फॉर साइट ग्रुप ऑफ आई हॉस्पिटल्स, सफदरजंग, दिल्ली में। यहाँ हम डॉक्टर से बात करेंगे, जानेंगे इन अलग अलग सर्जरीज के बारे में बहुत ही तफसील से, इनमें क्या फ़र्क होता है ये भी पता करेंगे, आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सी है ये भी पूछेंगे। सेंटर फॉर साइट हॉस्पिटल में ये सारी सर्जरीज होती है, स्माइल सर्जरी होती है, सिल्क होती है, कॉन्टूरा विजन भी होती है। इनमें से आपके लिए बेस्ट कौन सी है ये आप चुन सकते हैं। और एक स्पेशल सरप्राइज आपको एक बहुत ही खास मेहमान से मिलवाएंगे जिन्होंने हाल फिलहाल में अपना चश्मा हटवाया है, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी जानेंगे। तो चलिए बात करते हैं अपने स्पेशल मेहमान से और डॉक्टर्स से। हमारे साथ है रोशनी मिसबाह। इनकी तारीफ में क्या कहूँ, इनसे मिलके मैं इतना सुपर इम्प्रेस हो चुकी हूँ। सबसे पहले तो ये बता दूँ, ये एक सुपर बाइकर है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सुपर बाइक में जा चुकी हैं। और इनके पास जो बाइक्स हैं ना वो इतनी रेयर हैं, इतनी लिमिटेड एडिशन है और फास्टेस्ट हैं, और ये वो बाइक्स चलाती हैं। आज हमारे साथ रोशनी मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं रोशनी से जानना चाहती हूँ कि ये बाइक चलाने का ख्याल आया कैसे? मेरे पापा बहुत ज़्यादा बाइक लवर हैं, बाइक एंथुजियास्ट हैं, उन्हें घूमने का बहुत शौक़ है। तो जब मैं छोटी सी थी तो मैं अपने पापा के साथ टैंक पे बैठ के घूमती थी, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू राइड। मैं बाइक चलाना चाहती थी, तो तब से ही बस ख्याल था कि कभी चलानी है मोटरसाइकिल। तो ऐसा नहीं है कि जब खुद चलानी शुरू करी तो मम्मी पापा ने बोला अरे इतनी तेज़ क्यों चला रही हो, बाइक क्यों चला रही हो, गिर जाओगी? हाँ, सब ने बोला कि बाइक मत चलाओ, लग जाएगी, गाड़ी ले लो, महंगी से महंगी गाड़ी ले लो। पर मेरे दिल में यही था कि बस मुझे बाइक चलानी ही है। तो मतलब बाइक जो है ये आपका पहला प्यार है? यस। पर एक बात ये भी बताइए, आपको चश्मा लगा हुआ था राइट? जी। तो क्या पावर क्या थी आपके चश्मे की? -4.50 एंड -3। तो जब आप ये अपनी फास्ट सुपर बाइक चलाती थी तो क्या दिक्कत आती थी चश्मा पहनने में? बिल्कुल दिक्कत आती थी, और चश्मा नहीं पहनो तो मैं कॉन्टैक्ट लेंसेज पहन लेती थी। बट कहीं ना कहीं बिकॉज इतना ज़्यादा स्पीड होती है, एयर प्रेशर होता है, तो उसकी वजह से मुझे विजन में काफ़ी प्रॉब्लम आती थी, ब्लर हो जाता था। और ये थोड़ा रिस्की भी हो सकता है? यस, इट इज़ रिस्की। ओके। तो उसके बाद फिर आपने तय किया कि चलो भाई अब कुछ करते हैं और ये चश्मा हटवा देते हैं? मैं तकरीबन 5 साल से सोच रही थी कि मैं अपना चश्मा हटवा लूँ, पर मुझे बहुत डर लगता था क्योंकि बहुत सारे मैं ऐसे केसेस देखती थी कि वो ख़राब हो गया या फिर कैसे होगा, मतलब मैं बहुत ज़्यादा डरती थी। तो मैंने बस सोच में ही वो रखा हुआ था और कराने का ऐसा कोई प्लान नहीं था मेरा। फिर जब आपने ये डिसाइड किया कि चलो नहीं अब चश्मा हटवा दिया जाए, तब फिर आपने क्या किया? मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। रोज़ सुबह पहले उठो और आंखें खुलती थी ना तो ब्लर दिख रहा है, तो ऐसा लगता था नहीं चलो और सो जाओ, टाइम वेस्ट कर रही हूँ, चश्मा पहन रही हूँ। फिर कई बार ऐसा होता था कि कॉन्टैक्ट लेंसेज आइज़ में चुभ रहे हैं, रोज़ रोज़ नहीं पहने जा रहे पर पहन रही हूँ। फिर मैंने फाइनली ये सोचा कि चलो जाके एक बार बात करके देखते हैं डॉक्टर से, और जैसे डॉक्टर कहेंगे फिर वैसे करेंगे। तो डॉक्टर ने आपको क्या बताया? तो मुझे किसी ने रिकमेंड किया था सेंटर फॉर साइट, और यहाँ के डॉक्टर्स के बारे में भी बताया था कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत अच्छे से फ्रेंडली हैं। मैं डॉक्टर्स से बहुत ज़्यादा डरती हूँ। बहुत लोग डरते हैं। तो डॉक्टर के पास हम आए और उन्होंने बताया कि पहले उन्होंने मेरे टेस्ट करे और मुझे बहुत सारी अलग अलग सर्जरीज़ के बारे में बताया कि ये सब होती हैं। मैं थोड़ा सा होमवर्क करके भी आई थी अपना। तो आपने कौन सी सर्जरी कराई है, क्योंकि काफ़ी सारी हैं? डॉक्टर ने मुझे स्माइल रिकमेंड किया। ओके। तो जिस दिन आप सर्जरी कराने आई उससे पहले क्या आपके कुछ टेस्ट किए गए थे? जी, मेरे एक ही दिन में टेस्ट हो गए थे सारे। तो वो देख के डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपके लिए स्माइल बेटर है। ओके।
और सर्जरी वाले दिन अगर आप थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बता सकती हैं कैसा तो रहा? मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी क्योंकि मैंने YouTube पे थोड़ा सा ये भी देख लिया था कि ये सर्जरी होती कैसी है, क्या होता है तो वो सब देख के तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि पेनफुल होगा। तो मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि पता नहीं कितने दिन मुझे काला चश्मा पहन के रखना पड़ेगा और कितने दिन बाहर नहीं जा पाऊँगी एंड ये सब। और सबसे ज़्यादा डर था कि क्या करेक्शन बिल्कुल सही हो जाएगा या नहीं। जिस दिन सर्जरी थी मैं आई और फिर डॉक्टर ने कुछ ड्रॉप्स डाले एंड आई थिंक मुझे 10 से 15 मिनट लगे होंगे सिर्फ वो सर्जरी रूम में जो लेकर गए और सर्जरी हो गई थी। तो मतलब 15 मिनट के अंदर पूरा प्रोसीजर डन? 15 मिनट में सब कुछ हो गया और मुझे इतना सा भी पेन नहीं हुआ। बस इतना ऐसा लगा जैसे कोई आँख को ना दबा रहा है, बस इतना। क्योंकि मुझे इतना डर लग रहा था, डॉक्टर ने ऐसे कुछ लगाया, ऐसे इतनी बड़ी आँख खोल दी। बट इट वाज ऑल पेनलेस एंड बिल्कुल कुछ पता नहीं चला। चलिए, जो लोग अब तक चश्मा हटवाना चाहते हैं पर डर रहे हैं और रोशनी की तरफ सोच रहे हैं कि करवाएं ना करवाएं, आपकी बातें सुन के उनको बड़ी तसल्ली हुई होगी कि भाई 15 मिनट के अंदर चश्मा हमेशा के लिए हट गया, दर्द भी नहीं हुआ, कोई दिक्कत भी नहीं हुई। जी बिल्कुल। और अब जब चश्मा हट गया है उसके बाद को आपको कोई समस्या तो नहीं आ रही है जैसे धुंधला दिखना? नहीं, मुझे अभी कुछ टाइम हो गया है कराए हुए, तो मुझे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और 2-3 दिन मैंने सन ग्लासेस पहने, डॉक्टर ने कहा था पहन लेना, अदरवाइज इट वाज नॉट, आई मीन 1 दिन 2 दिन वाज इनफ। और आई थिंक सेकेंड डे पे मुझे थोड़ा सा भारी फील हो रहा था, नींद आ रही थी, बट ये सब सर्जरी कराई है तो बट अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं था कि प्रॉब्लम हो रही हो या। और अब आपको बिल्कुल ठीक दिख रहा है? हाँ। और ये बताइए, अब बाइक चलाई उसके बाद दोबारा? बिल्कुल चलाई। वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? बाइक भी चलाई और सुपर कार भी चलाई। तो स्पीड में भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा, मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा था कि कोई विंड ब्लास्ट आ रहा है तो कोई आंखों में दिक्कत नहीं कर रहा है। और जब हाई स्पीड पे क्या होता है ना, सब कुछ ऐसे हो जाता है एकदम। यस। बहुत और ज़्यादा क्लैरिटी थी और मैं इजीली थ्रॉटल कर पा रही थी। तो मुझे लग रहा था कि मेरे पैशन को मैं पूरी तरह से फुलफिल नहीं कर पा रही हूँ, एक रुकावट आ रही है बिकॉज ऑफ मेरी वीक आई साइट। तो प्लैनेट लेसिक बाय सेंटर फॉर साइट ने मेरी इस रुकावट को दूर किया और अब मैं बहुत अच्छे से फ्रीली अपनी बाइक चला पाती हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया है। अब आप ऐसे ही बाइक चलाते रहिए, हमको ऐसे इम्प्रेस करते रहिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। हमारे साथ हैं डॉक्टर राघव, जिन्होंने रोशनी की सर्जरी की है। तो डॉक्टर राघव, जब रोशनी आपके पास आई और आपको ये पता चला कि भाई ये सुपर बाइकर हैं, ये बाइक चलाती हैं, तेज़ बाइक चलाती हैं, तो आपने ये कैसे चूज़ किया कि इतनी सारी जो टेक्नोलॉजी है उसमें से सबसे बेस्ट रोशनी के लिए कौन सी होगी? ओके, जब रोशनी हमारे पास सबसे पहले आई थी तो जैसे हम हर रिफ्रैक्टिव सर्जरी पेशेंट के लिए करते हैं, हमने उनका एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट किया था देखने के लिए, डिटरमिन करने के लिए कि वो सर्जरी के लिए फिट हैं या नहीं। सारे जब स्कैन्स हमने कर लिए एंड देखा कि उनका नंबर भी स्टेबल है काफ़ी टाइम से, एंड वंस वी न्यू वो सर्जरी के लिए फिट हैं, तब हमें डिसाइड करना था कि कौन सी सर्जरी उनके लिए की जाए। तो उसके लिए हमें देखना होता है पेशेंट का प्रोफाइल, पेशेंट का क्लिनिकल प्रोफाइल कैसा है एंड पेशेंट की लाइफस्टाइल कैसी है। रोशनी की लाइफस्टाइल को ध्यान रखते हुए हमें समझ में आया कि रोशनी एक बाइकर है, उसे दिन में, रात में, अंडर लो लाइट कंडीशन उसे बाइकिंग करनी होगी। तो उसके लिए हमने डिसाइड किया कि एक फ्लैपलेस प्रोसीजर करेंगे। जब हम रिफ्रैक्टिव सर्जरी करते हैं, 2 प्रकार की सर्जरीज होती हैं। एक प्रकार में हमारे कॉर्निया पे, जो हमारी काली पुतली भी कहते हैं, उस पर एक फ्लैप बनता है जिसमें थोड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी यूज करते थे, लेसिक या कॉन्टूरा विजन। एंड दूसरी टाइप की सर्जरी होती है जिसे हम कहते हैं रिलैक्स, जिसमें सिल्क एंड स्माइल नाम की सर्जरी जो और एडवांस्ड हैं वो आती हैं। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि रोशनी के लिए हम एक फ्लैपलेस सर्जरी, दैट इज सिल्क या स्माइल, दोनों का ऑप्शन रोशनी को दिया गया था। उसके बाद सब कुछ डिसाइड करके हमने ये डिसाइड किया कि रोशनी का दोनों आंख में स्माइल करेंगे। स्माइल स्टैंड्स फॉर स्मॉल इंसिजन लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन। ये एक जर्मन कंपनी जाइस का प्रोडक्ट है। इट इज़ अ वेरी
नोन ब्रांड एंड अ वेरी सेफ सर्जरी 2008 से फर्स्ट स्माइल सेंटर फॉर साइट में ही किया गया था। तो वही टेक्नोलॉजी हमने रोशनी के लिए चूज करी एंड रोशनी का नाम को ध्यान रखने, तो रोशनी की रोशनी आनी बहुत ज़रूरी थी, तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि स्माइल करेंगे। हमारे साथ है डॉक्टर रितिका सचदेव, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल साइंसेज, सेंटर फॉर साइट, ग्रुप ऑफ आई हॉस्पिटल्स। डॉक्टर रितिका, मेरे इतने सारे सवाल हैं, हमारे ऑडियंस के इतने सारे सवाल हैं जब ये आता है कि चश्मा कैसे हटाएंगे। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि चश्मा हटाना है, चश्मा लग गया, ये सब तो मालूम है लोगों को, पर चश्मा लगता क्यों है? आंखों की रोशनी कमजोर क्यों होती है? इसको समझने के लिए आई थिंक वी हैव टू ट्रैवल बैक इन टाइम। अगर आप मानवता की शुरुआत देखें तो जो आदि मानव था वो हंटर गैदरर था। उसका सर्वाइवल डिपेंड करता था दूर की दृष्टि पर। तो हमारी आंख को जो इनपुट जाती थी कि दूर का साफ दिखना चाहिए, और आज की जो ह्यूमन रेस है वो सब काम करती है कंप्यूटर पे। तो हमारी आंख को क्या सिग्नल जा रहा है कि हमारी दुनिया 2 फीट के दायरे में ही हमें साफ नजर चाहिए। तो जब हमारा जो इनपुट है वो डिस्टेंस से नियर में चेंज हो जाता है, तो हमारी आई को जो अकोमोडेट करना पड़ता है और जो इनपुट के हिसाब से वो ग्रो करती है वो चेंज हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जिम जाते हो, आपकी मसल्स को इनपुट मिलता है कि इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। अब आप कंप्यूटर पे ज़्यादा काम कर रहे हो तो आपकी आंख को इनपुट मिल रहा है कि पास की दृष्टि की आपको ज़्यादा ज़रूरत है, और इससे जो आंख का ग्रोथ पैटर्न है ये चेंज हो गया है। इसीलिए बच्चों को माइनस पावर लग रही है, क्योंकि पास की दृष्टि के लिए ब्रेन को सिग्नल जाता है कि आंख को इलोंगेट करो। तो हमारा जो ग्रोथ है आई का वो इनपुट की वजह से ऑल्टर होके आंख का आईबॉल का साइज बचपन में ज्यादा बढ़ रहा है। आंख का साइज अब ज्यादा बढ़ जाता है तो उसकी फोकसिंग में चेंज आता है। तो मायोपिया या माइनस पावर में क्या होता है, आपको पास का साफ दिखता है पर दूर की दृष्टि आपकी वीक हो जाती है। इसीलिए आप देखोगे कि बच्चों को अब चश्मा माइनस पावर में लग रहा है। और स्टडीज क्या कहती है? स्टडीज कहती है कि आप धूप में रहो, आउटडोर काम करो तो ये चश्मा कम लगेगा। सो दिस इज बेसिकली जो हम आंख को सिखा रहे हैं उस हिसाब से आंख रिस्पॉन्ड कर रही है, और ये एक लाइफस्टाइल डिजीज बन गई है। डॉक्टर रितिका, हो सकता है मैं गलत हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है आजकल कुछ ज्यादा ही लोगों को चश्मा नहीं लग रहा एकदम से। चश्मे का जैसे मैंने आपको रीजन बताया, जो लाइफस्टाइल का चेंज हो गया है, और कंप्यूटर का यूज आप देखो या फोन का यूज इतना रैम्पेंटली बढ़ा है कि जो युवा पीढ़ी है, क्योंकि आंख की ग्रोथ 18 ईयर्स तक सिग्नल के हिसाब से अगर कंटिन्यूसली होती रहे तो युवा पीढ़ी को चश्मा लग रहा है। तो जो पहले 2% 8% युवा चश्मा पहनते थे, आने वाले समय में ये 50% तक बढ़ने की गुंजाइश है। बाय 2050 हाफ ऑफ आवर पीपल, यंग पीपल, विल बी वेयरिंग ग्लासेस। अच्छा, अभी हम इस पे आएंगे कि चश्मा हटाया कैसे जाए। उससे पहले 2-3 सवाल है मेरे, और आई एम श्योर हमारे जो ऑडियंस है उन्होंने बचपन से ये बातें सुनी होंगी, जैसे टीवी पास से मत देखो, मम्मी पापा कहते थे चश्मा लग जाएगा। वाकई ऐसा होता है? तो जैसे मैंने आपको बेसिकली समझाया कि पास की इनपुट देने से चश्मा आने की गुंजाइश मायोपिया की बढ़ जाती है। दूर की इनपुट देने से, आप फुटबॉल खेल रहे हो तो आप दूर का देख रहे हो, आप सैर पे गए हो, स्पोर्ट्स पे गए हो, आप दूर का देख रहे हो, आप पढ़ाई ज्यादा कर रहे हो, कंप्यूटर ज्यादा यूज कर रहे हो, टीवी पास से देख रहे हो, तो इनपुट क्या हुआ? पास का। पास की इनपुट से मायोपिया या माइनस पावर आने की गुंजाइश डेफिनेटली बढ़ जाती है। और ये भी कहते हैं कि अगर आप गाजर खाइएगा तो आपकी आंखें कभी कमजोर नहीं होंगी, आपको कभी चश्मा नहीं लगेगा। ऐसा होता है? तो न्यूट्रिशनल स्टेटस से ओवरऑल वेलबींग बढ़ती है। तो जो भी रंगीन आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, उनकी जो पिगमेंट होती है, जैसे गाजर, ऑरेंज या ग्रीन लीफी वेजिटेबल, तो जो कलर्ड पिगमेंट्स वाले होते हैं, उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आई हेल्थ को प्रमोट करते हैं। अच्छा, चलिए अब इस पे आते हैं। मुझे चश्मा लग गया और अब मैं ये चश्मा हटवाना चाहती हूँ किसी भी रीज़न से। अब मैं सबसे पहले क्या करूँगी? किस तरीके की रिसर्च करूँ? कहाँ मुझे जाना चाहिए? वो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? पहली चीज ये है कि चश्मा हटाने के लिए आपको मिनिमम 18 ईयर्स का होना चाहिए, क्योंकि 18 ईयर्स तक जब तक आपकी आई ग्रो कर रही है, आप इस इनस्टेबल फेज में कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते। तो 18 to 21 ईयर्स कट ऑफ है। इससे कम एज पे रिफ्रैक्टिव प्रोसीजर परमानेंट करेक्शन के लिए नहीं किया जाता। रिफ्रैक्टिव प्रोसीजर यानी? रिफ्रैक्टिव प्रोसीजर एक टेक्निकल नेम है चश्मा हटाने की विधि को। इसके बहुत सारे और
टेक्निकल नाम है हाँ। प्रोसीजर के हिसाब से। पर अगर आपको परमानेंट प्रोसीजर या रिफ्रैक्टिव प्रोसीजर करवाना है तो आपकी पावर 1 साल तक स्टेबल होनी चाहिए और 18 से 21 मिनिमम एज है। तो एक तो आप वेट करेंगे, दूसरा आप अपनी पावर का एक रिकॉर्ड रखेंगे जिससे आपको पता चले कि आपकी पावर किस रेट पे प्रोग्रेस कर रही है और कब जाके स्टेबल हुई है। अच्छा, मतलब अगर आपका पावर हर कुछ महीने में बदल रहा है तो आप नहीं उस वक्त करा सकते? तो वो सही समय नहीं है, क्योंकि जब आपका पावर, देखिए वन टाइम करेक्शन है। अगर आपकी पावर आज सपोज -3 है और वो बढ़ के -4 होने वाली है अगले साल, ये आपका रेट ऑफ ग्रोथ है, तो आज आप करेक्शन के लिए जाएंगे तो -3 की करेक्शन हो गई और जो वो 1 नंबर बढ़ना था वो आपको दोबारा चश्मे के रूप में पहनना पड़ेगा। पर नॉर्मली 99% लोगों की पावर स्टेबल हो जाती है 18 to 21 ईयर्स पे। तो इसीलिए साइंटिफिक कट ऑफ ये कहता है कि आपकी पावर एज और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जो आप देखो कि 1 साल से आपके चश्मे का पावर सेम है, ये दोनों कंडीशंस काफी हद तक सूटेबल क्राइटेरिया को मीट करवा देती है। अच्छा डॉक्टर रितिका, अभी हमारी रोशनी मिसबा से बात हुई जिन्होंने हाल फिलहाल में अपना चश्मा हटवाया है। तो आपके पास जब कोई पेशेंट आता है कि मुझे अपना चश्मा हटवाना है, तो उस वक्त किस तरीके के टेस्ट या क्या जांचें की जाती हैं, ये बता सकते हैं आप? तो चश्मा हटाने की जो विधि है वो आंख के शेप को परमानेंटली ऑल्टर करती है। आंख के सबसे आगे आपकी पुतली है, तो जो चीज सबसे आगे है उसको बहुत आसान है ऑल्टर करना विदाउट एंटरिंग द आई। तो बाहर से उसका हम शेप बदल सकते हैं। तो अगर कोई पेशेंट आता है कि मुझे चश्मा हटाना है, फर्स्ट स्टेप एज और कंडीशंस हम देखते हैं, जैसे प्रेगनेंसी, लैक्टेशन में ये प्रोसीजर फिट नहीं है, नंबर स्टेबल होना चाहिए। उसके बाद जैसे मैंने बताया पुतली पे ज़्यादातर इलाज होता है, तो इस पुतली की नेचुरल हेल्थ को चेक किया जाता है। एक सिंपल टेस्ट होता है, पुतली की फोटो लेते हैं हम, एक कैमरा 360 डिग्री घूमता है, दूर से ही वो पुतली का आकार माप लेता है और उससे हम एक 3D शेप बनाते हैं पुतली का, जिससे पुतली की शेप, थिकनेस और स्ट्रक्चर को हम मैप कर लेते हैं। अगर ये नॉर्मल है तो हम इस पे लेजर के जरिए इलाज कर सकते हैं। अगर ये कमजोर है तो फिर हम दूसरी ऑप्शन ढूंढते हैं जो लेंस बेस्ड होती हैं। पर मुख्य तौर पे आप ये समझिए कि इंसान की एज, इंसान की जो सूटेबिलिटी क्राइटेरिया है, शुड नॉट बी प्रेग्नेंट, शुड नॉट बी लैक्टेटिंग, एंड द पावर ऑफ द स्पेक्टिकल एज वेल एज द हेल्थ ऑफ द आई, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पुतली का जो आपका हेल्थ है वो सबसे इम्पोर्टेंट है मापना। अच्छा, तो ये सारी जब आपने जांच कर ली, फिर आप तय करते हैं कि पेशेंट के लिए सबसे बेस्ट सर्जरी कौन सी होगी? आंखों की अगर कंडीशन हेल्दी हो तो ये प्रोसीजर सेफ रहता है। अब ये प्रोसीजर, इसमें क्या होता है कि हम आंख का शेप या आकार बदल रहे हैं ताकि आंख का फोकस चेंज हो जाए। जैसे आप आंख के बाहर एक लेंस पहनते हैं जिससे फोकस बदलता है, आपको वो लेंस नहीं पहनना। आप कॉन्टैक्ट लेंस भी पहनते हैं, वो भी सेम काम करता है, आपको वो भी नहीं पहनना। तो हमें आपकी आंख का अंदरूनी शेप ही बदलना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि जो लेजर्स हैं वो इतनी फाइनली ये शेप बदल सकते हैं कि आज हम ये आपको बहुत ही स्टेबल रिजल्ट के तौर पे चश्मा हटा सकते हैं। पर जो आकार बदलने का काम है वो आंख की पुतली पे किया जाता है जो आपकी बिल्कुल बाहर है। तो क्योंकि जो आउटर कोट है, जो ट्रांसपेरेंट कोट है, अगर हम उसका आकार बदलना चाहें तो हमें आंख को एंटर भी नहीं करना पड़ता और बाहर से लेजर से हम इस कॉर्निया को रीशेप कर देते हैं। आप किसी भी चीज को अगर छेड़ोगे या ऑल्टर करोगे तो बुनियादी तौर पे उसकी बेसलाइन हेल्थ या कंडीशन देखना जरूरी है। तो अगर आपका कॉर्निया हेल्दी है तभी ये प्रोसीजर किया जाएगा। कॉर्निया की हेल्थ को हम उसके शेप, स्ट्रक्चर और थिकनेस से मापते हैं। इसके लिए बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, जैसे शिम्फ्लग इमेजिंग। एक कैमरा होता है जो 360 डिग्री घूम के आंख का एक रिकंस्ट्रक्शन कॉर्निया का क्रिएट करता है, 3D मैप, जिससे आपको कॉर्निया का शेप, थिकनेस और स्ट्रक्चर पूरा मिल जाता है। अगर ये नॉर्मल रेंज में है तो आप बहुत सेफली इसको ऑल्टर कर सकते हैं। बहुत ही कुछ प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिसमें कॉर्निया में एक बुनियादी तकलीफ है जो अभी उभर के नहीं आई है, पर अगर ऐसे कॉर्निया को छेड़ा जाए, आप खुद ही समझ रहे हैं अगर इसमें वीकनेस है तो इसको छेड़ना सही नहीं है। तो वो जो बहुत कम प्रतिशत लोग हैं, ये टेस्ट उनको दिखा देता है कि आप शायद कॉर्निया के प्रोसीजर के लिए सूटेबल नहीं है।
उनके लिए पर और अलग प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं। पर बेसलाइन टेस्टिंग ऑफ द स्पेक्टिकल पावर, आपकी हेल्थ और आपकी आंखों की हेल्थ, आंखों की हेल्थ के लिए एडवांस मशीन्स, कॉर्नियल शेप, कॉर्नियल स्ट्रक्चर और कॉर्नियल स्ट्रेंथ। मेरा जो सवाल अब आपसे है डॉक्टर रितिका, मैं चाहती हूँ बड़े इत्मीनान से आप इसका जवाब दीजिएगा। मार्केट में बहुत अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी आ गई है जब हम चश्मा हटाने की बात करते हैं, जैसे ICL है, कॉन्टूरा है, सिल्क है, स्माइल है, बहुत सारी हैं। मैं चाहती हूँ अगर कुछ आजकल जो हो रही है सर्जरीज पेशेंट्स के ऊपर, आप उनके बारे में समझा दीजिए बहुत ही आसान भाषा में हमारे ऑडियंस को। जैसे अगर मैं जानना चाहूँ कि लेसिक सर्जरी में क्या होता है। तो पहली चीज कि हम कॉर्निया पे काम कर रहे हैं, चाहे वो लेसिक हो, चाहे कॉन्टूरा हो, चाहे सिल्क हो, चाहे स्माइल हो, कॉर्निया का शेप बदल रहे हैं। अब जब भी हम कॉर्निया का शेप बदलते हैं, हमें एक, आपने बबल गम पे टैटू देखा होगा, हम चिपकाते हैं, हाथ धोया, वो टैटू वॉश अवे हो गया। आपको परमानेंट टैटू चाहिए तो आप अंदर जाके उस पिगमेंट को इम्बेड करते हो, क्योंकि जो इनर लेयर्स होती हैं वो इनर्ट होती है, वो रिवर्स नहीं करती चेंज को। तो हम कॉर्निया के बीचों बीच काम करना चाहते हैं, ऊपरी परत पे नहीं, बीचों बीच की परत पे, ताकि ये चेंज परमानेंट हो जाए। अब बीचों बीच की परत पे पहुंचने के लिए हमें एक फ्लैप बनाना पड़ता है ताकि आपको बीच में जो पहुंच सके, और उस पे हम लेजर करते हैं ताकि बीच की लेयर का शेप बदल दिया, और फिर जो आपने फ्लैप बनाया है इसको आप वापस रख देते हैं। क्योंकि जो बीचों बीच वाली लेयर है वो अपने सक करके उस फ्लैप को वापस चिपका लेती है, तो कोई स्टिचेस नहीं लगते। तो ये फ्लैप बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। आपने फ्लैप बनाया, आपने बीच की लेयर को लेजर किया, जितना आपका पावर है उस हिसाब से लेजर का होगा। -3 की पावर का लेजर पैटर्न अलग होगा, -6 की पावर का अलग होगा। तो उस हिसाब से कॉर्निया का शेप चेंज किया और फ्लैप को वापस रख दिया। तो इलाज बहुत अच्छा था, पर फ्लैप बन गया, क्योंकि ये फ्लैप कुदरती तौर पे चिपक तो जाता है, पर जैसे एक कट आंख में हमेशा रहता है। तो कल को आंख में कमजोरी का एक रिस्क, जो बहुत ही मिनिमल है पर एक रिस्क है, और चोट लगने पर ये फ्लैप डिसलॉज हो सकता है, अपनी जगह से हट सकता है, अपनी जगह से हट सकता है, फिर सर्जरी से उसको वापस जगह पे लाया जा सकता है। लेसिक के तरीके इम्प्रूव हुए जब फ्लैप हम ब्लेड के बजाय लेजर से बनाने लगे, क्योंकि जो लेजर का फ्लैप था वो इतनी बढ़िया तरीके से बना था कि वो लॉक करके बेहतर फिट हो जाता था। तो लेसिक की इम्प्रूव्ड वर्जन आने लगी, जैसे कॉन्टूरा, मेन 90 लेजर्स। तो ये सारे अलग अलग कंपनी अलग अलग नाम देती थी। तो जो लेसिक के बेहतर तरीके थे वो बने कॉन्टूरा जैसे प्रोसीजर्स। पर अगर हमें फ्लैप ही नहीं बनाना, क्योंकि बुनियादी तकलीफ तो फ्लैप से है, तो अगर हमें फ्लैप ही नहीं बनाना तो हमें दूसरे लेजर पे शिफ्ट करना पड़ा, वो है फेम्टोसेकंड लेजर। उस लेजर की खासियत ये है कि उसके लिए आपको एक्सपोज नहीं करनी पड़ती सरफेस फ्लैप बना के, वो खुद ही बिलो द सरफेस जाके आपका चेंज कर सकता है बीचों बीच। ठीक है, जैसे कई लेजर होते हैं जिसमें आपको वो एक्सपोज सरफेस चाहिए, उस पर वो एक्ट करेंगे, फिर आपको फ्लैप रखना है। फेम्टोसेकंड लेजर क्या करता है, वो कहता है मुझे एक्सपोजर नहीं चाहिए, मैं कॉर्निया के थ्रू ही बीचों बीच पहुंच जाऊं। अच्छा, आपको काटने की जरूरत ही नहीं है, आपको सारा चेंज आपने कर दिया बिना कॉर्निया को खोले। तो जो फेम्टोसेकंड लेजर है वो आंख के बीचों बीच एक लेंटिक्यूल या लेंस का शेप क्रिएट करता है, और उसको हम एक 2 मिलीमीटर के चीरे से निकाल देते हैं। अगर आपकी आंख से एक लेंस सब्ट्रैक्ट होता है तो आपकी आंख की फोकसिंग पावर चेंज हो जाती है। जो लोग चश्मा पहनते हैं उनको पता है कि बेसिकली हम फोकस कैसे चेंज कर रहे हैं, आपको चश्मे में एक लेंस देके या कॉन्टैक्ट लेंस में एक लेंस देके, तो उसी का ऑपोजिट लेंस अगर हम आपके कॉर्निया से निकाल दे तो आपको दूसरे लेंस की जरूरत नहीं है। इट इज लाइक परमानेंट करेक्शन, कि आपको बाहर के लेंस के बजाय हमने उस लेंस का डिजाइन आपकी आंख में ही फिट कर दिया है। तो उस लेंस का डिजाइन जो है वो आपके चश्मे की पावर पे डिपेंड करेगा। जैसे आप अलग अलग चश्मे की पावर होती है चश्मे में, वैसे ही अलग अलग लेंस क्रिएट होता है आपके नंबर के हिसाब से। जो मशीन का सॉफ्टवेयर आपकी पावर जब हम एंटर करते हैं तो वो एक तरीके का लेजर पैटर्न एडजस्ट करता है ताकि लेंटिक्यूल उस मेजरमेंट का बने कि जब उसको निकाला जाए तो वो पावर डिलीट हो जाए आपकी आंख से। अच्छा,
पर बहुत बार ऐसा भी होता है ना डॉक्टर रितिका, लोगों का जो आंखों का शेप है वो थोड़ा अलग होता है, जैसे किसी का ओवल है पर किसी किसी इंसान का थोड़ा पॉइंटेड भी होता है, ऐसा होता है राइट? हमें सवाल आते हैं। तो वो जैसे मैंने बताया कि कॉर्निया बुनियादी तौर पे हेल्दी होना चाहिए। कई लोगों की आंख में कॉर्निया वीक होता है तो उनका शेप थोड़ा सा कोनिकल हो जाता है या स्ट्रक्चर थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाता है, उसको हम केरेटोकोनस कहते हैं। वो एक बीमारी है जिसको हमें रूल आउट करना चाहिए और इन लोगों को लेसिक या स्माइल सिल्क नहीं करवाना चाहिए। क्या ये लोग कोई भी तरीके की सर्जरी नहीं करवा सकते चश्मा हटाने के लिए? ये लोग पहले इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए कुछ विधियां हैं जैसे क्रॉस लिंकिंग, वो करवाने के बाद जब ये बीमारी कंट्रोल में आ जाए उसके बाद ICL या फेकिक आयोल जैसी टेक्निक जिसमें हम कॉर्निया को नहीं छेड़ते, आंख के अंदर एक लेंस डाल देते हैं, उसके लिए सूटेबल है। क्योंकि देखिए इनका कॉर्निया कमजोर है तो उसको छेड़ना नहीं चाहिए, पर इनको चश्मा हटाना है तो हम आंख में कॉर्निया के पीछे और कुदरती लेंस के सामने एक लेंस परमानेंटली फिट कर देते हैं जिसको रोज निकालना डालना ना हो। तो इट इज एन आर्टिफिशियल लेंस जो आपकी आंख में फिट हो जाता है। पर ये कंडीशन ठीक की जा सकती है और उसके बाद आप चश्मा हटाने वाली सर्जरी कर सकते हैं। इस कंडीशन में वो जितनी जल्दी पकड़ा जाए आप उसको रोक सकते हो और उसका इलाज और आसान हो जाता है। ओके। तो ठीक करी जा सकती है, पर अगर बहुत एडवांस स्टेज में आते हैं तो ये इलाज की ऑप्शंस इतनी सूटेबल नहीं रहती। आपने जैसे हमें इतने सारे अलग अलग प्रोसीजर्स के बारे में बताया, जैसे ICL है, स्माइल है, कॉन्टूरा है, ये कैसे तय होता है कि किस पेशेंट को कौन सी सर्जरी करानी चाहिए, उसके लिए परफेक्ट सर्जरी कौन सी होगी? सो आई थिंक आपको एक रिवर्स सवाल पूछती हो, अगर एक परिवार में किसी को गाड़ी खरीदनी है तो आजकल गाड़ियां बहुत अच्छी हैं, आप बताओ कौन सी गाड़ी सबसे अच्छी है? आप 4 लोगों से पूछोगे आपको सेम जवाब नहीं मिलेगा। पर कई चीजें हैं जो क्लियर हैं कि जैसे गाड़ियां पहले बनती थी और अब बनती हैं उसमें बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हो गई है, सेफ्टी एफिशिएंसी बहुत इम्प्रूव कर गई है। वैसे ही ये जो लेजर है ये टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग से आप ये मशीन देख रहे हो, इसके अंदर फ्रॉम लेजर इमिटिंग टू फोकसिंग टू सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सारे फीचर्स है। तो टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव कर गई है कि सारी मशीन्स कुछ ना कुछ ऑफर करती हैं, राइट? लाइक ऑल कार्स विल हैव सम एडवांटेज, किसी का डिजाइन अच्छा है, किसी की फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी है, किसी की सेफ्टी अच्छी है, राइट? तो हमारे जो टेक्निक्स हैं, जो जैसे मैंने बताया लेसिक का मॉडर्न वर्जन है कॉन्टूरा है, वो बहुत अच्छी विजन ऑफर करता है, पर फ्लैप बन गया। फ्लैप से क्या कॉम्प्रोमाइज हुआ? स्ट्रेंथ कॉम्प्रोमाइज हुई। जो लेंटिक्यूल बेस्ड टेक्निक्स है सिल्क और स्माइल, वो स्टेबिलिटी बहुत बढ़िया देते हैं, फ्लैप नहीं बनता और करेक्शन बहुत बढ़िया होती है, पर उसमें रीट्रीटमेंट मुश्किल होती है। तो इसका डिसीजन जैसे जो गाड़ी चला रहा है ड्राइवर, उसको समझ में आता है कि मेरे लिए क्या बेस्ट है, वैसे ही हर मशीन का एक USP होता है जो डॉक्टर को पता है और वो आपकी आंख से मैप करेगा। आज की डेट में अगर आप सिंपल करना चाहें तो जो लेसिक प्रक्रिया की हमने बात करी थी जो फ्लैप बेस्ड है, उसके 2 सबसे एडवांस्ड ऑप्शन है कॉन्टूरा और MEL 90 लेजर्स, राइट? और जो लेंटिक्यूल बेस्ड प्रोसीजर हैं जो फेम्टोसेकंड लेजर से होते हैं जिसमें फ्लैप नहीं बनता, उसके 2 सबसे एडवांस्ड प्रोसीजर्स हैं स्माइल और सिल्क, ठीक है? तो ये चारों टेक्नोलॉजीज बहुत ही एडवांस्ड और मॉडर्न हैं। आप किसी में भी फोर्स फिट नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल आप रोशनी की भी बात करें तो रोशनी एक आउटडोर पर्सन है, राइट? बाइकिंग है, फोर्स ऑफ विंड आता है तो इसमें ड्राई आई होने की गुंजाइश होती है, राइट? और उसमें आपका कॉर्निया की स्ट्रेंथ आप अच्छी रखना चाहते हो बिकॉज इस ऐसी पर्सनैलिटी को एक्सट्रीम स्पोर्ट्स पसंद है, राइट? तो दोनों ही मापदंड में लेंटिक्यूल बेस्ड प्रोसीजर बेहतर है। अगर कोई आर्किटेक्ट हो जिसको बहुत फाइन कॉन्ट्रास्ट वगैरह चाहिए, राइट? या उसको एस्टिग्मैटिज्म ज्यादा हो, एस्टिग्मैटिज्म मतलब सिलिंड्रिकल पावर, तो ऐसे केस में हमारे को स्ट्रेंथ में इतना नहीं फर्क पड़ रहा, आपको कॉन्ट्रास्ट चाहिए, एस्टिग्मैटिज्म पावर हटानी है, तो उसके लिए कॉन्टूरा बेहतर है। तो एक तरीके से टेक्नोलॉजीज बहुत सारी हैं, बहुत एडवांस्ड है, कुछ ज्यादा पॉपुलर हो गई क्योंकि उन पे ज्यादा कंटेंट बन गया, पर मोटे मोटे तौर पे ये 4 टेक्नोलॉजीज बहुत पावरफुल टेक्नोलॉजीज हैं, पर आपको फोर्स फिट नहीं करना चाहिए। जब रोशनी भी आई थी तो कुछ दिमाग में लेके आई थी ये देखते हैं ये देखते हैं, पर हर आंख का अलग स्कोर होता है, स्ट्रेंथ का स्कोर, ड्राइनेस का स्कोर, आपकी लाइफस्टाइल रिक्वायरमेंट क्या है, आपके चश्मे की पावर क्या है, राइट?
तो वो सब मैच किया जाता है। तो अच्छी बात यह है कि आपको गाड़ी एक ही खरीदनी पड़ती है, 4 नहीं ले सकते, पर हम हमेशा कोशिश करते हैं कि चारों टेक्नोलॉजी हम एक जगह पे अवेलेबल करवाएं, ताकि कुछ पेशेंट को एक टेक्नोलॉजी की जरूरत हो और कुछ को दूसरी की हो, तो किसी को भी फोर्स फिट ना किया जाए। हमने इन टेक्नोलॉजीज की बात करी, पर एक ICL टेक्नोलॉजी भी है। वो इसलिए है क्योंकि आप कॉर्निया का शेप बदल सकते हो, एक नेचुरल चीज का भी, पर उसकी एक लिमिट है। एक लिमिट से ज्यादा करोगे तो इतना अननेचुरल शेप हो जाएगा कि क्वालिटी ऑफ विजन खराब हो जाएगी। तो -8 to -10 से ज्यादा आप किसी भी लेसिक, स्माइल, सिल्क से अगर बदलते हो, डिपेंडिंग ऑन योर आई, -8 to -10 कैन बी अ लिमिट, तो आपका क्वालिटी ऑफ विजन अच्छा नहीं आता। तो उस केस में हम कॉर्निया को छोड़ देते हैं और आंख के अंदर लेंस फिट कर देते हैं, क्योंकि इतनी हाई पावर को कॉर्निया को ऑल्टर किए बिना एक लेंस डाल सकते हैं। वो लेंस किसी भी पावर का हो सकता है, -20 तक करेक्ट कर सकते हो, उसके बियॉन्ड भी कर सकते हो। तो जब एक्सट्रीम पावर है, वो ICL डेफिनेटली बेटर ऑप्शन है उनके लिए। डॉक्टर रितिका, मुझे जितना समझ में आ रहा है वो ये है कि जो फ्लैप बनाना है उससे बेहतर ये है कि भाई फ्लैप का चक्कर ही खत्म हो जाए। और ये सिल्क और स्माइल आजकल मैं बहुत सुन रही हूँ, मुझे मालूम भी है इनके बारे में, काफ़ी क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं और ज़्यादा बेहतर हो गई हैं ये? तो ये बात आपकी सही है कि फ्लैप को हटाने में सेफ्टी बढ़ जाती है। तो फर्स्ट चॉइस ऑफ प्रोसीजर्स स्लोली फ्लैप लेस प्रोसीजर या सिल्क और स्माइल प्रोसीजर्स ही बन रहे हैं। सेंटर फॉर साइट में एक्चुअली पहला स्माइल, सिंगल इंसिजन स्माइल इन द वर्ल्ड सेंटर फॉर साइट में हुआ था। और सिल्क जो आज काफी पॉपुलर टेक्नोलॉजी है जॉनसन एंड जॉनसन के द्वारा, उसकी भी आई थिंक भारत के लिए एक बहुत प्राउड बात है कि जो पहला प्रोसीजर इन द वर्ल्ड हुआ था वो सेंटर फॉर साइट द्वारका में हुआ था। तो इंडिया ने इसमें काफी लीडरशिप रोल लिया है। तो एज इंडियंस हम सब फॉर्चुनेट है कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी आज भारत में अवेलेबल है। और तो डेफिनेटली सिल्क और स्माइल आज की डेट में बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं। दैट सेड, कोई पर्सनल इंडिकेशन हो सकती है कि आपको दूसरी टेक्नोलॉजी भी लेनी पड़े, पर एडवांसमेंट के तौर पे ये एक सर्जन के लिए गो टू प्रोसीजर है, बिकॉज सेफ्टी मार्जिन हाई है, करेक्शन बहुत अच्छी है और आउटकम्स बहुत स्टेबल। तो हमने इतने सारे अलग अलग प्रोसीजर्स के बारे में सुना, इतने सारे अलग अलग नाम हैं, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि आपके लिए सबसे बेहतर कौन सा होगा, ये आपकी टेंशन ही नहीं है। आपको डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर आपकी आंखों की जांच करेंगे और उसके हिसाब से डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपको कौन सी सर्जरी करवानी चाहिए। राइट, बट यू शुड चूज। देखिए, गूगल रिसर्च बिल्कुल खराब चीज नहीं है। गूगल रिसर्च आपको एक इन्फॉर्म्ड पेशेंट बनाती है। तो आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, पर डिसीजन मेकिंग डॉक्टर के साथ पार्टनरशिप में करिए। इन्फॉर्म्ड पेशेंट का फायदा क्या है? एक, आप समझते हैं कि रिफ्रैक्टिव सर्जरी में टेक्नोलॉजी की जरूरत है, ये एक स्पेशलिटी है, तो आपको एक स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। बी, आप टेक्नोलॉजी को अगर नाम से भी जाने तो आपको ये पता है कि हम ऐसी जगह जाएं जहां सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, क्योंकि अगर आप ऐसी जगह गए हो जहां एक टेक्नोलॉजी है तो आपकी चॉइस तो उस टेक्नोलॉजी से ज्यादा वाइड हो ही नहीं सकती। तो इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च इज इम्पोर्टेंट। उससे आपको चॉइस ऑफ प्रोसीजर नहीं करना चाहिए, पर एक माइंडसेट बनाना चाहिए कि ये प्रोसीजर्स की बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, ताकि आप डॉक्टर से कॉन्वर्सेशन ज्यादा इंटेलिजेंट तरीके से कर सको और आप डॉक्टर या इंफ्रास्ट्रक्चर को असेस भी बेहतर कर सको और अपने लिए बेहतर विकल्प आप चुन सकते हैं। अच्छा, ये जितनी भी आपने मुझे टेक्नोलॉजीज बताई हैं, मैक्सिमम कितने पावर तक का चश्मा इनसे हट सकता है? देखिए, पावर तो आप -10 तक या +5 तक बहुत सेफली कॉर्निया बेस्ड प्रोसीजर से हटा सकते हो। पर अगर आपको उससे ज्यादा पावर हटानी है तो ICL माध्यम से -25, -30 कस्टमाइज लेंसेज इस हद तक पावर हटा सकते हैं। तो 2 कट ऑफ है, -10 +5 फॉर कॉर्निया, और उससे ज्यादा पावर हो तो ICL से हटा सकते हैं। बट आपको यूजुअली पेशेंट्स का जो रेंज होता है ना, वो 90-95% पेशेंट्स -10 और +5 की रेंज में आ जाते हैं। एक्सट्रीम पावर्स के लिए हम ऑप्शन डेफिनेटली देते हैं ICL। हर इंसान जो चश्मा हटवा चुका है या हटवाने की सोच रहा है, उसके मन में एक सवाल जरूर होता है कि क्या इसके बाद दोबारा चश्मा कभी नहीं लगेगा? देखिए, आजकल की जो प्रोसीजर है उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो ये जो करेक्शन है ये नियर परमानेंट ही होती है। पर जो आंख की एजिंग है, फॉर एग्जाम्पल आप एक 20 साल के
इंसान से मिले जो चश्मा नहीं लगाता। जब बुढ़ापे के चेंजेस आते हैं 45 इयर्स या 50 इयर्स, तो उसको पढ़ने का चश्मा लगाना पड़ता है, पास का चश्मा। तो अगर आप लेसिक करवा लें, आप 20 साल पे लेसिक करा लें, आपका जर्नी वही हो गया कि मेरा चश्मा दूर का हट गया, और बुढ़ापा तो आपको भी आएगा, तो पास का चश्मा आपको भी लगेगा। आप बड़े होंगे और 60 साल के होंगे, आपको भी कैटरैक्ट आएगा। तो चश्मा आपका जो आप यंग एज पे उतार रहे हो वो उतर गया, पर जो बुढ़ापे के चेंजेस हैं वो फिर भी आएंगे। आजकल जो 20 ईयर ओल्ड्स हैं जो चश्मा हटा रहे हैं, उनके लिए अच्छी बात यह है कि जो बुढ़ापे का चश्मा या नज़र का चश्मा है उसको हटाने के लिए भी ICL और लेजर की ऑप्शंस आ गई हैं। तो जब तक वो इस स्टेज पे पहुंचेंगे तो ये ऑप्शंस इतनी एडवांस हो चुकी होंगी, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी होगी। अच्छा, जिन लोगों को मोतियाबिंद है, कैटरैक्ट है, क्या वो ये सर्जरीज करवा सकते हैं चश्मा हटाने वाली? तो आप बेसिकली समझिए, मोतियाबिंद मतलब आंख का लेंस, ठीक है। आंख का लेंस में आपको एक मोतिया आ गया है, तो वो लेंस हमें निकालना है। तो जब हम लेंस निकालते हैं, हम एक दूसरा लेंस आंख में डालते हैं उसकी रिप्लेसमेंट के लिए। तो उस लेंस की पावर हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि चश्मा हट जाए। तो आप कैटरैक्ट सर्जरी अगर कराते हैं तो उसी माध्यम से आपका चश्मा हट सकता है। एक के तो साथ एक मुफ्त। वो एक के साथ एक मुफ्त है, क्योंकि वो आप सही लेंस और कैलकुलेशन के जरिए अपनी पावर ऐसे सेट करवाते हैं कि चश्मा दूर का हटवाना चाहे या दूर पास, दोनों का हटवाना चाहे, वो कैटरैक्ट सर्जरी के बाद ही हट जाता है। तो इसीलिए जो लेसिक, स्माइल, सिल्क, कॉन्टूरा है, ये 20 से 35 तक की एज के लिए है। उससे भी ज्यादा हो सकती है, पर 50 के बाद भारत में कैटरैक्ट आना शुरू हो जाता है। तो 50-60 साल के लोग जब कैटरैक्ट सर्जरी करवाते हैं तो उनकी पावर कैटरैक्ट सर्जरी के जरिए ही ठीक हो जाती है, बिकॉज जो लेंस आपकी आंख में है वो ही फोकसिंग करता है कॉर्निया और लेंस। तो लेसिक, स्माइल, सिल्क में हम कॉर्निया पे काम कर रहे हैं, पर जब मोतियाबिंद आ गया, लेंस हटाना है, तो जो लेंस हम चेंज करके डालेंगे उसमें आपकी पावर सेटिंग भी कर देंगे। वो ब्रांड न्यू लेंस है, तो आपकी ये भी दिक्कत सॉल्व हो गई। अच्छा, अगर किसी ने चश्मा अपना हटवा दिया है किसी भी सर्जरी की मदद से, उसके बाद उस पेशेंट को किन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए? तो जैसे मैंने बताया कि 2 तरीके की ब्रॉड प्रोसीजर्स हैं। आप फ्लैप वाला या फ्लैपलेस प्रोसीजर करवा सकते हैं। तीसरा प्रोसीजर है ICL। तो फ्लैप बेस्ड प्रोसीजर पे आते हैं। फ्लैप बेस्ड प्रोसीजर में आपकी आंख में वो फ्लैप है, तो आपको आंख रगड़नी नहीं चाहिए, इन्फेक्शन का रिस्क मिनिमाइज रखना चाहिए। ये कुछ दिनों और हफ्तों तक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर इन्फेक्शन नहीं हो तो आप आंख में पानी के छींटे नहीं मारेंगे, मेकअप नहीं करेंगे, राइट। स्विमिंग, बिकॉज वो पानी कैसा होता है आपको मालूम नहीं है, स्विमिंग, वाटर स्पोर्ट्स नहीं करेंगे, राइट। तो ये हमारी बेसिक प्रिकॉशंस रहती हैं। फ्लैप के बनने से थोड़ी ड्राइनेस भी आती है, तो इसकी वजह से थोड़े से लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स आपको कुछ हफ्तों तक या महीनों तक डालने होते हैं। उसके अलावा थोड़ी सी हीलिंग के लिए हम स्टेरॉइड्स और एंटीबायोटिक ड्रॉप्स देते हैं, वो आपको कुछ हफ्तों तक डालने होते हैं। कुछ दिनों तक हो सकता है विजन इतनी क्लियर ना हो, थोड़ा स्ट्रेन लगे, तो आप थोड़ा सा जो कंप्यूटर वर्क है या फोकस्ड व्यूइंग है वो कुछ दिनों तक थोड़ी कम रख सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्क्रीन नहीं देखनी है, वो आप अगले दिन से ही शुरू कर सकते हो। जो फ्लैपलेस प्रोसीजर्स हैं, सिल्क, स्माइल जैसे, उसमें क्योंकि फ्लैप नहीं है तो आपका ओवरऑल, आपने आंख हल्के से मसल भी दी, कुछ हिलेगा नहीं आंख में, क्योंकि वो कट ही नहीं है इतना बड़ा। दूसरा, आपका इन्फेक्शन का रिस्क कम है और ड्राइनेस भी कम है। तो जो सारी प्रिकॉशंस थी वो काफी कम हो जाती है फ्लैपलेस प्रोसीजर्स में। उस केस में बस कुछ दवाई आपको डालनी होती है, उसकी ड्यूरेशन भी कम हफ्तों के लिए होती है, और आप 1-2 दिन में अपना ज़्यादातर रूटीन काम शुरू कर सकते हैं। अच्छा, पर हर इंसान ये तो सोचता है कोई भी सर्जरी करवाने जाए, छोटी बड़ी, कि क्या इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होंगे। तो क्या ये जो सर्जरीज हैं चश्मा हटाने वाली, क्या इनके कोई साइड इफेक्ट या रिस्क हो सकते हैं आगे जाके? देखिए, हर सर्जरी का कोई ना कोई नॉन साइड इफेक्ट होता है, पर साइड इफेक्ट और कॉम्प्लिकेशन में फ़र्क है। आज सेफ्टी प्रोफाइल इतना बढ़ गया है कि कॉम्प्लिकेशन का रिस्क बहुत कम हो गया है। साइड इफेक्ट्स अगर आप माने तो साइड इफेक्ट टेम्पररी ड्राइनेस, क्योंकि आप जब भी पुतली में चाहे जितना भी छोटा कट लगाते हैं तो नर्व्स को कट करते हैं, तो वो नर्व्स 3 महीने बाद वापस उगती हैं, तो टेम्पररी ड्राइनेस आ जाती है, जिसके लिए आपको ड्रॉप डालने हैं। कुछ दिनों तक हल्की सी इरिटेशन या फॉरेन बॉडी सेंसेशन रह सकती है। कई बॉडीज बहुत रैपिडली हील करती हैं, तो जो आपका लेजर इफेक्ट है वो रिवर्स करने की उसमें गुंजाइश होती है।
तो जितनी रिवर्स करने की मतलब जैसे हमने शेप चेंज किया तो लेजर ने चेंज कर दिया, पर बॉडी में हीलिंग रिस्पॉन्स आता है जो आपका शेप चेंज को रिवर्स करता है। तो चश्मा का जो नंबर वापस आने की आप गुंजाइश पूछ रहे हो, ये बहुत ही रेयर हो गई है, पर हाई पावर में ये 2 से 4% या अप टू 5% में हो सकती है, बहुत हाई पावर में, राइट। पर जो फ्लैपलेस प्रोसीजर्स हैं जैसे सिल्क और स्माइल, उसमें ये रिवर्स की भी और भी कम हो गई है। उसमें अगर आप लेसिक प्रोसीजर में 5% देखते थे, इसमें 1% हो गई है। तो ये आप साइड इफेक्ट्स बहुत ही मैनेजेबल हैं, फ्रीक्वेंसी भी कम हो गई है साइड इफेक्ट्स की, और इनका लाइफ पे इम्पैक्ट जो होता है वो ज़्यादातर टेम्पररी होता है, क्योंकि आपको कुछ समय लगता है एडजस्ट करने के लिए, चाहे वो ड्राइनेस हो, और वो खुद भी रिवर्स हो जाता है। तो just 2-3 weeks of adjustment is possibly required in some cases, but most cases are they feel fantastic after a day or two. हर प्रोसीजर में थोड़े से साइड इफेक्ट और रिस्क होते हैं, रिस्क मिनिमाइज हो गए हैं, साइड इफेक्ट्स आपको पता होने चाहिए, उससे आप अपनी पोस्ट ऑपरेटिव जर्नी से बेटर एडजस्ट हो जाओगे, राइट। और कई चीजें आपकी आंख के लिए यूनिक होंगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लस पावर में या आपके एस्टिग्मैटिज्म में रिकवरी टाइम हो सकता है ज़्यादा हो, तो फ्लैपलेस प्रोसीजर में रिकवरी टाइम या रिस्ट्रिक्शंस कम हो। तो प्रोसीजर और आपकी आंख के बेसिस पे आपकी जर्नी की जो पोस्ट ऑप एक्सपेक्टेशन है, डॉक्टर आपको पहले से ही काफ़ी हद तक प्रिपेयर कर सकते हैं, और फिर आप अपना डिसीजन और भी इन्फॉर्म्ड बना सकते हो। डॉक्टर रितिका, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये, हर वो इंसान जिसकी आंखें हैं वो ये जानना चाहता है कि इनको हेल्दी रखें कैसे। तो एज अ डॉक्टर अगर कुछ टिप्स आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर कर दीजिए। तो आंखें आपके शरीर का हिस्सा है, तो ओवरऑल वेलबींग आंखों को भी स्वस्थ रखती है। तो अच्छा न्यूट्रिशन, स्मोकिंग अवॉइड करना और अपना लाइफस्टाइल बेटर रखना इज वन इम्पॉर्टेंट टिप। उसके अलावा आंखों से स्पेसिफिक आप अगर बहुत ज़्यादा डिजिटल यूज करेंगे तो आपकी आंखों में स्ट्रेन रहेगा। उसको अवॉइड करने के लिए कॉमन रूल हम कहते हैं 20-20-20 रूल, कि 20 मिनट के आई स्ट्रेन के बाद आप पास देख रहे हैं, अपने आंखों को रिलैक्स करें, या तो दूर देखें 20 फुट दूर, और या 20 सेकंड के लिए आप आंखें बंद कर लें। तो इससे आपकी आईज रिलैक्स रहती है, इनको एक ब्रेक मिलता है। जब आप पलके झपकते हैं तो पूरी पलके झपकिए। हमारी आंख के बाहर उसको पोषित करती है उसकी टियर फिल्म, और एवरी टाइम वी ब्लिंक ये टियर फिल्म फ्रेश कवर देती है आंख पे। तो ब्लिंकिंग अच्छी रखें, हाइड्रेशन अच्छी रखें, और ये 20-20 रूल फॉलो करें। बच्चों में जितना हो सके डिजिटल डिवाइस को अवॉइड करें, क्योंकि ग्रोइंग एज में एक्सेसिव डिजिटल डिवाइस से लाइफ लॉन्ग चश्मे बढ़ने की गुंजाइश रहती है, चश्मा आने की गुंजाइश रहती है। पर अगर आपको चश्मा आ जाता है तो इसको प्लीज एक्सेप्ट करके पहने, बिकॉज चश्मा बिना पहने आपकी आई स्ट्रेन बढ़ जाएगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर रितिका, आपने हमारे इतने सारे और इतने अहम सवालों के जवाब दिए हैं। ये जानकारी हमारी ऑडियंस की भी बहुत काम आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। ICL, कॉन्टूर विजन, स्माइल, सिल्क, इन सब में क्या फ़र्क है ये आपने आज बहुत ही आसान भाषा में समझ लिया है। उम्मीद है ये जानकारी आपकी बहुत काम आएगी। आप अपना चुनाव कर सकते हैं कि इनमें से आपके लिए सबसे बेस्ट सर्जरी कौन सी है। आपको हमारी ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इन सर्जरी से जुड़े अगर आपके और भी कोई सवाल हैं तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। देखते रहिए लल्लन टॉक। बहुत बहुत शुक्रिया।